हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम जो इस बार हुआ है, सेंटअप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटअप एग्ज़ाम 2022 में जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं 12th का 100 मार्क्स का, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, लेवल क्या है क्वेश्चन का, और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बोर्ड में आपका एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्या लिखा हुआ कि बाई हुम वाज द रामायणा रिटेन, यानी ये पैसिव वॉइस है और आपको बनाना है एक्टिव वॉइस। अब याद रखिएगा, पैसिव वॉइस कोई सा भी हो, मेन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ, वाज, अगर वाज हो, ठीक है, अगर वाज हो पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हम लोग यूँ कह सकते हैं अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा आपका, पैसिव वॉइस में आएगा वाज और वर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पैसिव वॉइस दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा है क्या लिखा हुआ, वॉज, इसका मतलब वर्ब टू होगा। तो वर्ब टू कौन है भाई, हमारा वर्ब टू है आपका ऑप्शन नंबर बी में। देखते हैं क्या वर्ब, ऑप्शन नंबर बी में रोट तो है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ रोट लिखा गया है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब का आता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा सही जो होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि एन ऑनेस्ट मैन, क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ये क्वेश्चन है हमारा। और ऑप्शन दिया हुआ है टेल, स्पीक्स, टेलिंग, स्पॉक। तो आप याद रखिएगा कि एन ऑनेस्ट मैन, ये जो ऑलवेज है ये टाइम फैक्टर है, और ऑलवेज का इस्तेमाल या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। और क्या लिखा है, सब्जेक्ट है एन ऑनेस्ट मैन, यानी सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब भी हमको सिंगुलर ही चाहिए, है ना। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा एन ऑनेस्ट मैन है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो एन ऑनेस्ट मैन सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन है हमारा, तो सिंगुलर हमको हमारा यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सिंगुलर है। और टेल जो है ये तो प्लुरल है, ऑप्शन नंबर है ना, ये प्लुरल है, इसलिए ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। स्पोक जो है कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जो स्पोक है यानी ऑप्शन नंबर सी, ये जो स्पोक दिया हुआ है ये हमारा है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, क्या लिखा गया, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, स्पीक्स द ट्रूथ। क्योंकि एक ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात होती है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना क्या होता है, वर्ब 5 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, चूज़ द डायरेक्ट नरेशन, यानी यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट नरेशन दे दिया गया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन दिया गया है, और आपको कहता है क्या, है ना, डायरेक्ट नरेशन पूछने के लिए बनाने दे रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो क्या लिखा है कि यहाँ पे जो दिया गया है आपका, यहाँ लिखा है ही सेड, क्या लिखा गया, ही सेड। तो ही सेड, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग में ही इज सेइंग नहीं होगा क्योंकि वहाँ ही सेड है। ही वॉज सेइंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ही सेड है। ही सेज भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट में चला गया क्योंकि यहाँ पास्ट है। तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो आप याद रखिएगा कि जब भी द नंबर ऑफ आता है, क्या आता है, जब भी द नंबर ऑफ आता है तो द नंबर ऑफ हो के साथ जो नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। और यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ, सॉरी द नंबर ऑफ, सॉरी
गलत बता दिया मैंने, चाहे द नंबर ऑफ हो या अ नंबर ऑफ हो, चाहे द नंबर ऑफ हो या अ नंबर ऑफ हो, दोनों ही सूरत में जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब लगेगा वो लगेगा हमारा सिंगुलर। द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर कौन है हमारा भाई? एम तो सिर्फ आई के साथ आता है, आर तो प्लुरल है, और बी, तो बी जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, रीडिंग इन दिस स्कूल। तो रीडिंग इन दिस स्कूल, तो बी यहाँ पे आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी, ऑप्शन डी में जो बी लिखा हुआ है ये आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ईज हो जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ईज। ईज कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लुरल हो, लेकिन इसके साथ जो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा वो हमारा होगा सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन है हमारा? ऑप्शन बी, यानी ईज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है कि टेक, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले लो, एक छाता ले लो या एक छाता ले लेना। कब भाई? कब ले लेना एक छाता? ऐसा क्यों कह रहा है आप समझिएगा। एक छाता ले लो या एक छाता ले लेना, ठीक है, ये जो है हमारा, ये फ्यूचर टाइम को बताता है। किसको बताता है ना? ये बताता है, टेक एन अम्ब्रेला जो है ये बताता है हमारे फ्यूचर टाइम को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, एक तरफ अगर फ्यूचर है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, तो दूसरे तरफ हमारा जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब या तो वर्ब 5 या तो वर्ब 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका, यहाँ पे दिया गया है हाँ, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? इट है। इट है तो इसका मतलब वर्ब का 5वां फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग, सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर कौन है हमारा? रेन्स, है ना। टेक एन अम्ब्रेला, एक छाता ले लेना। इन केस, क्या लिखा गया यहाँ पे? इन केस, अगर, बाय द वे, इन केस, ये कंडीशनल वर्ड है, इन केस। ठीक है, कंडीशनल वर्ड है, यह सब्जेक्ट इट है और आगे जो होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा हमारा, है ना। तो सिंगुलर वर्ब कौन है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तरफ ये हो गया, ये जो हमारा है ये टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, ये हमारा बताता है फ्यूचर टाइम को। एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। दूसरी तरफ हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि द टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग, यहाँ पे जो इग्नोरिंग लिखा हुआ है, ये वर्ड जो इग्नोरिंग है, ये इसका क्या पूछा भाई? सिनोनिम पूछा है। इग्नोरिंग का सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम का मतलब होता है एक ही जैसा मतलब, सिनोनिम का मतलब एक जैसा मीनिंग। तो इग्नोर, तो नोटिस, ये जो वर्ड दिया हुआ है नोटिस, तो नोटिस तो मतलब ध्यान देना। जिस चीज़ को अगर हम इग्नोर करेंगे तो उसको नोटिस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? अटेंडिंग, क्या लिखा गया? अटेंडिंग। अटेंडिंग का मतलब भी तो ये तो ध्यान देने के सेंस में जाता है। और रिगार्डिंग, किसी चीज़ को रिगार्डिंग में ध्यान में देना होता है। तो यहाँ पर पूछा है हमारा सिनोनिम, इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब टेकिंग नो नोटिस, यानी उसमें ध्यान नहीं देना, उस चीज़ में नोटिस नहीं देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, सिनोनिम का मतलब होता है एक ही जैसा मतलब, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको पर्यायवाची शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखा गया है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड 8 पीस, 8 पीस नहीं होगा यहाँ पे, 8 का यूज़ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सी में क्या लिखा है? लेट्स गो टू चर्च, है ना, टू फाइंड इन पीस, फाइंड पीस होगा सिंपली, फाइंड इन पीस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब ऑप्शन बी और सी में बहुत हद तक सिमिलरिटी है। ऑप्शन बी और सी में एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पे बी में ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया, ऑप्शन नंबर
ए में जो है इसमें द लगा हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी में द लगा हुआ नहीं है। सिर्फ ए और बी में क्या लिखा है, लेट्स गो टू चर्च चर्च, टू फाइंड सम पीस, टू फाइंड सम पीस, दोनों जगह से में सिर्फ ए और बी में डिफरेंस क्या है कि ए में आर्टिकल लगा दिया गया है और बी में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अब याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा, बी सही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि क्या नियम है कि देखिए यहाँ पे कोई आदमी कोई बंदा है वो क्या कह रहा है कि लेट्स गो टू चर्च, चलो हम लोग चर्च चलते हैं, क्या करने के लिए भाई, टू फाइंड सम पीस, चलो चर्च जाएंगे, वहाँ कुछ पूजा आराधना करेंगे और जिससे हमको कुछ सुकून और शांति मिलेगा। तो जनरली लोग जो रिलीजियस प्लेसेस में जाता है क्या करने के लिए जाता है, ताकि उसको जहनी तौर पे सुकून मिल सके, यानी शांति मिल सके। तो नियम है ग्रामर का आर्टिकल का कि जो प्लेस जिस मकसद से बनाया जाता है और उस प्लेस में कोई भी इंसान उसी मकसद से जाता है तो उस प्लेस के साथ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो सिंपली बोलेगा आई गो टू स्कूल, क्या बोलेगा, आई गो टू स्कूल। चूँकि स्कूल बनाया गया है, स्कूल को बनाया गया है पढ़ने के लिए, और ये एक छोटा सा जो बच्चा है वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, यानी स्कूल जिस पर्पज़ से बनाया गया है उसी पर्पज़ से वो बच्चा जा रहा है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये अक्सर पूछता है, कॉम्बिनेशन है, ये सेंटेंस के कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक सेंटेंस दे दिया गया है, दिस इज द स्कूल, एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा है आई, है ना, दूसरा का है आई टॉट हेयर, ये दो अलग अलग सेंटेंस दिया हुआ है। अब दोनों सेंटेंस को क्या करना है, हमको एक साथ कंबाइंड करना है, दोनों सेंटेंस को एक साथ हमको कंबाइंड करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं हम लोग, टॉट इज दिस स्कूल आई, ये तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन ही गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, आई हैड टू टीच इन दिस स्कूल, आई हैड टू टीच इन दिस स्कूल, मुझे इस स्कूल में पढ़ाना था, ये तो कंबाइन हो ही नहीं रहा है। टीचिंग इन दिस स्कूल आई हैड बीन, ये तो गड़बड़ है बिल्कुल, ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा कि दिस इज द स्कूल, ये एक ऐसा स्कूल है वेयर आई टॉट, जहाँ मैं पढ़ाता था। इसी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये यहाँ पे एक जो है कि एक इडियम एंड फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, वी शैल फाइट, हम लोग लड़ेंगे, फॉर आवर राइट्स, अपने अधिकार के लिए। तो जब यहाँ क्या कहता है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, किसी को जब पिटाई की जाती है बहुत बुरी तरीके से, है ना, कहा जाता है उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई, तो ब्लू एंड ब्लैक बोला जाता है उसको। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है ना, कहता है ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आता है, कभी दुख कभी सुख आते रहता है ना। लेकिन यहाँ पे जो दिया हमारा क्या, थ्रू थिक एंड थिन, देखिए थ्रू थिक एंड थिन और टूथ एंड नेल, ये दोनों वर्ड लगभग सिमिलर वर्ड है। तो अब देखो, जब हम लोग किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं अपने अधिकार के लिए या कोई रास्ता निकालने के लिए, जब किसी चीज़ मेहनत मशक्क़त करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग टूथ एंड नेल। किसका यूज़ करते हैं, टूथ एंड नेल। इसी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है 9 का वो सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं, क्या लिखा गया है, दे सेट डैश द ट्री, ये प्रीपोजिशनल क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन है ना, वो लोग बैठा था, ट्री के कहाँ भाई, ऑफ कैसे कंबाइन ही नहीं हो रहा है, इन भी नहीं होगा, फोर भी नहीं होगा, अंडर द ट्री, वो लोग ट्री के अंदर बैठे थे। चलिए हम लोग आगे के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको अगले क्वेश्चन को डिस्कशन को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।